येतोय संतोष सर. खूप सुंदर अशा राष्ट्रसूक्ताने उदय कुलकर्णी गुरुजींनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी खूप छानशी अशी सुरुवात करून दिली आहे. यात छान सुरुवातीला आपल्या सत्राचे पहिले व्याख्याते आहेत डॉक्टर दिनकर मराठे यांचा मी थोडासा अल्पसा परिचय करून देतो. असिस्टंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ वेदांत ज्योतिष. He is the head of the department and also serving as NSS coordinator of the university. He has published 2 books and more than 10 research articles. His area of specialization is medical astrology and Sanhita Jyotish. डॉक्टर दिनकर मराठेंचं मी स्वागत करतो या मंचातर्फे. त्यांचा आजचा टॉपिक आहे टाउन प्लॅनिंग अँड एन्शियंट वास्तू. त्यांचं मी स्वागत करतो. त्यांनी आपला व्याख्यान चालू करावं. मराठे सर. नमस्कार सर्वांना. स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा. मूर्तित्वे परिकल्पितश्च शभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चेजतां भर्तां रज्ज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भव स्थिति विभुश्चानेकधाय श्रुतो वाचं नस्य दधात्वनेक किरणस्त्रैलोक्य दीपो रविः गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्न मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीम् सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. नमस्सभायै. कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा मंडल के सहयोग से स्पंदन वास्तु स्पंदन संस्था के तरफ से इस सुदीर्घ व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है. सबसे पहले इस व्याख्यान माला के आयोजक समन्वयक डॉक्टर उमरीकर सर को मैं प्रणाम करता हूं एवं अभिवादन करता हूं एवं उनका मैं अभिनंदन करता हूं. ये बहुत ही बड़ा महाकार्य, ये शास्त्र रक्षा का कार्य ये कर रहे हैं. इनको ऐसे ही कार्य करने की शक्ति देवी शारदा प्रदान करे, ऐसी मैं शारदांबा से प्रार्थना करता हूं. यहाँ पर उपस्थित है जाह्नवी महाडिक मैडम. मैं प्रथम दिन से ही देख रहा हूं इस व्याख्यान माला के आयोजन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं विश्वविद्यालय की तरफ से, विभाग की तरफ से भी, और उनको मैं धन्यवाद भी प्रदान करता हूं. यहाँ पर सुंदर संचालन कर रहे हैं संतोष जगदाळे सर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं. एवं उदय कुलकर्णी जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर वेद पठन प्रस्तुत किया, ऐसे वेद पाठी को मेरा नमन, शतशः नमन. एवं यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी जे वास्तुशास्त्र के मर्मज्ञ उपस्थित है, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कुछ आचार्य यहाँ पर उपस्थित है, कुछ छात्र भी इनमें उपस्थित है. तो मैं मेरे व्याख्यान माला का अभी प्रारंभ करता हूँ. आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, यस सर. यस सर. आज का मेरा विषय है एंशिएंट टाउन प्लानिंग ए रिव्यू, नगर रचना, ऐसा मैंने उसका शीर्षक दिया है. मेरे व्याख्यान का मुख्य विषय रहेगा एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारतीय ये नगर रचना, एवं अभी जो भारत में मुख्य रूप से प्रचलित है स्मार्ट सिटी प्लानिंग. तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी तुलना करने की मैं कोशिश करूंगा, और प्राचीन भारतीय जो नगर रचना है उसके प्रासंगिकता के बारे में भी थोड़ी सी आपके साथ में चर्चा करूंगा. व्याख्यान में कोई दोष हो तो मुझे क्षमा करें. वसंती प्राणिनो यत्र इति वास्तुशास्त्रम. वास्तुशास्त्र का अत्यंत सुदीर्घ इतिहास है. वेद जितने प्राचीन हैं उतना ही वास्तुशास्त्र भी प्राचीन शास्त्र है. ज्योतिष शास्त्र के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई है. कुछ आचार्यों में मतभेद है कि कुछ आचार्य कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र अलग एवं वास्तुशास्त्र अलग. कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का ही वास्तु एक भाग है
ज्योतिष शास्त्र के जो सिद्धांत संहिता हो रहा 3 स्कंध है, उसमें संहिता स्कंध के अंतर्गत ही ज्योतिष है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र के उल्लेख पाए जाते हैं, लेकिन उससे प्राचीन भी जो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हमारे पास प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। इसलिए शायद ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र मतलब संहिता शास्त्र के बाद ही, अर्थात बृहद संहिता के बाद ही वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले ही वास्तुशास्त्र की रचना हुई है। एक बात स्पष्ट है कि ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के बीच में संबंध जरूर है, तो ये परस्पर अवलंबित शास्त्र है। एक दूसरे के बिना ये शास्त्र प्रगति नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र के साथ एवं वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के साथ ही प्रगति कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के जैसे 3 मुख्य धारा अथवा भेद बताए जाते हैं, सिद्धांत, संहिता एवं होरा, वैसे वास्तुशास्त्र के भेद आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कहीं उल्लिखित नहीं किए हैं स्पष्ट रूप से। कुछ आचार्यों ने अस्पष्ट रूप से कुछ कहा है, लेकिन इसमें भी हम इसको भी, वास्तुशास्त्र को भी हम 3 भागों में देख सकते हैं। एक सैद्धांतिक भाग है, मेजरमेंट, मान इत्यादि का भाग। जैसे वो ज्योतिष शास्त्र में सैद्धांतिक भाग, इसको सिद्धांत कहते हैं, वैसे एक सैद्धांतिक भाग के रूप में उसको लिया जा सकता है। वैसे मंदिर वास्तु, नगर वास्तु इत्यादि जो वैयक्तिक जीवन में साक्षात इसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से इसका हमें बहुत ज्यादा प्रयोजन है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग है, वैसे इसका ये दूसरा भाग हम कह सकते हैं। तीसरा भाग गृह वास्तु इत्यादि, गृह रचना, गृह की अंतर रचना इत्यादि वैयक्तिक एक व्यक्ति के उपयोग के लिए, जैसे जातक, ज्योतिष शास्त्र में संहिता एवं जातक स्कंध होता है, वैसे इसका भी भेद हम करके देख सकते हैं। तो मैं दूसरे भाग को यहाँ पर स्पर्श कर रहा हूं। मैं प्राचीन भारतीय ये नगर रचना के ऊपर मैं अपने बात को यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। महात्मा गांधी जी की जो स्वावलंबी ग्राम की कल्पना है, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए स्वावलंबी ग्राम, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, सेल्फ सफिशिएंट ग्राम की जो संकल्पना महात्मा गांधी जी ने दी है, उससे मैं प्रेरित हुआ। उसके बाद मैंने प्राचीन भारतीय नगर एवं ग्राम रचना, नगर रचना, पट्टण, पुरा रचना इत्यादि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना प्रारंभ किया, तो ये बातें मेरे सामने आई है। वास्तुशास्त्र में किसी भी वास्तुशास्त्र करके नहीं, कोई भी जीवन का विषय हो, उसमें दिशा मिलना बहुत आवश्यक है। दिशाहीन व्यक्ति सफलता पा ही नहीं सकता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जैसे बताते हैं कि त्रिप्रश्न दिग्देश काल, वैसे वास्तुशास्त्र में भी दिग्देश काल, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों का महत्व है। दिशा के बिना तो वास्तुशास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। तो इट्स ए साइंस ऑफ डायरेक्शंस करके भी कहा जाता है। तो इसलिए दिक् ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है, न केवल गृह निर्माण में, एक नगर निर्माण में भी आवश्यक है। क्योंकि लेआउट के बारे में आप देखते हैं कि शहरों में यहाँ वास्तुशास्त्र के बहुत सारे प्रैक्टिशनर होंगे, उनको बहुत दिक्कत आती होगी कि ये विदिशा लेआउट ही विदिशा में बनाए जाते हैं। तो वैसे बनाने पर फिर उसमें वास्तु दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अथवा उसमें फिर करेक्शंस करना इत्यादि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए जब नगर रचना होती है तो ये दिक् लेआउट दिशाओं के बारे में अध्ययन करके ही हमें वास्तु का निर्माण अथवा नगर का निर्माण करना आवश्यक है। क्योंकि वास्तु जो है ये एक चर वस्तु नहीं है, ये स्थिर होता है। तो कोई भी वास्तु भवन हो, मार्ग हो, जो भी ग्राम रचना, ये नगर रचना होगी तो भी उसमें कंस्ट्रक्शन ही होता है ना, उसी से तो सिटी प्लानिंग कहते हैं। तो उसमें वास्तु कोई भी हो वो स्थिर होता है। तो एक स्थिर वास्तु स्थिर चर नहीं है। चर होता तो हम दिशा के अनुसार, सीजन्स के अनुसार, सूर्य के प्रकाश के अनुसार हम अपने वास्तु को बदल सकते थे, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। तो उसको स्थिर रूप देते हुए वातावरण के साथ उसका सामंजस्य बिठाना, जो सभी पंचभूत की समानता को प्राप्त करना, यही वास्तुशास्त्र विज्ञान हमें बताता है। इसलिए दिक् ज्ञान
अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें है। और दिवा रात्रि भाग इत्यादि शास्त्रज्ञ बताते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक का जो भाग है, उत्तर, ईशान्य, पूर्व, आग्नेय एवं दक्षिण तक का भाग है, वो दिवा भाग ऐसे कहते हैं। उसके बाद नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और वायव्य तक का भाग जो है वो रात्रि भाग कहते हैं। तो उसका भी मैनेजमेंट हम नगर रचना भी करते हैं, तो भी इस दिवा रात्रि भाग संकल्पना को समझ करके ही हमें नगर रचना में प्रवृत्त होना है। देश में भू परीक्षण और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट मैंने मुख्य रूप से कहा है। देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोकेशन, हम किसके लिए इस नगर को बना रहे हैं। आज एक ही नगर में आज मल्टी फैसिलिटी हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक स्पेसिफिक नगर बनाए जाते थे, कोई सांस्कृतिक ही नगर है, अभी भी ऐसे नगर है। तो अभी तिरुपति है, उसके बाद पुरी है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे ये केवल सांस्कृतिक नगर है, इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं होती है। तो उसके अनुसार सांस्कृतिक नगर है तो नगर रचना अलग प्रकार से, अगर इंडस्ट्री बनानी है तो अलग प्रकार से, और देश किस प्रकार का है ये जानते हुए, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र जो है ये सार्वदेशिक नहीं है। सार्वदेशिक और सार्वकालिक हमारे शास्त्र नहीं बनाए हैं, न ज्योतिष सार्वदेशिक है, न वास्तु सार्वदेशिक है। तब प्रदेश के अनुसार उस प्रदेश के वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने इस शास्त्र की रचना संकल्पना की है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ मुख्य मूलभूत जो इसके तत्व है वो समान है सभी ग्रंथों में, लेकिन मान में भी, मान इत्यादि में, मेजरमेंट्स में, सब में, स्तंभ इत्यादि में भेद पाए जाते हैं। ये सांस्कृतिक दृष्टिया भी भेद हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार देश भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस हम एक्सेसिबिलिटी इत्यादि भी हम देखते हैं कि नगर किस उद्देश्य से आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक जो वस्तु है, मूल वस्तु है, तो वो सब वहां पर उपलब्ध है क्या समीप में, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक भारत को ही आप देख लीजिए कि यहाँ पर कश्मीर में अगर नगर बनाना है, गृह अथवा नगर आप दोनों को समान ही मानिए अभी, तो कश्मीर में बनाना है तो नगर रचना अलग होगी। और क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की ऋतु परिस्थिति भिन्न है। आप अगर पश्चिम वेस्टर्न घाट में अगर घर बनाएंगे तो वहाँ भिन्न है, वहाँ केवल पहाड़ों के ऊपर ही नगर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे नगर, मैंगलोर इत्यादि नगर है, ये केवल पहाड़ के ऊपर ही स्थित है। और कश्मीर में भी, और अथवा बाकी इतर उत्तर ये उत्तराखंड इत्यादि आप राज्यों में जाएंगे तो बहुत सारे नगर ये पहाड़ों पर स्थित हैं। कुछ नगर मरुभूमि में स्थित हैं, मरुभूमि के नगर होते हैं, ठंड प्रदेश के नगर होते हैं, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां के नगर है। तो उसमें मॉडिफिकेशंस हमें ऋतुमान के अनुसार करना जरूरी है, इसलिए काल का भी अत्यंत महत्व है। एवं वीथी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है नगर रचना में। बहुत बार हम नगर में ही एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अथवा एक बहुत बड़ी सिटी बनाने जाते हैं। आजकल 1000 घर अथवा 2000 घर की सिटी बनाते हैं, तो वहां पर वीथी विचार करना आवश्यक होता है, वो नहीं किया जाता। तो वीथी अर्थात ये नागवीथी इत्यादि आपने वास्तु के ग्रंथों में सुनाई है। आपको एक उदाहरण में बताना चाहता हूं। जैसे ये वेस्टर्न घाट्स में अथवा वन प्रदेश में जो हाईवे रोड होते हैं, तो हाईवे रोड में आपको कहीं कहीं ऐसे साइन बोर्ड्स दिखेंगे, यहाँ पर से कुछ ये प्राणियों का गुजरने का ये रास्ता है, ये प्राणी यहाँ से एक जगह से ये रोड को पार करते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, इस प्रकार से लिखा होता है। उसका अर्थ ये है कि सभी प्राणियों का एक निर्दिष्ट गमन का मार्ग है, जैसे मानव का होता है। मानव भी अगर रास्ते महामार्ग है तो ठीक है, अगर महामार्ग नहीं है तो भी हम अपने हिसाब से हम हमारा एक मार्ग को बना लेते हैं। हम खेत में भी जाने के लिए हमारे एक मार्ग को, एक वीथी को हम स्वयं ही निर्माण करते हैं। जैसे हर प्राणियों का भी गमन एक मार्ग होता है, एक वीथी उसकी होती है।
तो वैसे नागवन इत्यादि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको नागवन अथवा नागवीथी के बारे में ज्यादातर आपको दिखाई देगा। नाग का जाने का रास्ता होता है, उसको नागवीथी कहते हैं। उसको छोड़ करके हमें नगर इत्यादि निर्माण में प्रवृत्त होना है। लेकिन इसमें अगर दोष हम करते हैं तो उसके बाद वहां पर सर्प का आना अथवा वहां विविध प्राणियों का आना, वहां कष्ट होना, नगर निर्माण बाधाएं आती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो नागवीथी थी। तो हमें प्रकृति को पहले समझना होगा। ये शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की प्राणियों के नाम से जो वीथियां बताई गई है, ये उन प्राणियों के गमन मार्ग को दर्शाती है। उनको जानना, उनको देखना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार वीथियों का अत्यंत महत्व है। उसके बाद पंचभूत का बैलेंस करना, ये सभी वास्तुशास्त्री जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और लेक, सुपवन, ये जो कोई भी आप नगर बनाना चाहेंगे तो वहां पर तालाब अथवा उपवन, एक पार्क है अथवा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी आप सिटी बनाते हैं, ये आज हो अथवा प्राचीन काल में हो, वायु, जल, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। जल और वायु के बिना तो हम उस नगर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते थे, आज हम कर पा रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। ये यहाँ तालाब इत्यादि क्यों होते थे? क्योंकि देखिए, आजकल हम देखते हैं कि इंडिविजुअल हर एक के घर में कुआं तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं रहता है शहरों में। प्राचीन काल में बहुत सारे तालाब होने के कारण वो ग्राउंड वाटर चार्ज रहता था। सभी आजकल पाइपलाइन से घर में पानी पहुंचाया जाता है। पहले क्या करते थे कि उस गांव में एक बहुत बड़ा तालाब होता था, तो उस गांव में स्वाभाविक रूप से कहीं भी आप कुआं खोदेंगे तो वहां पर आपको पानी की उपलब्धता होती थी। ये नैसर्गिक तरीके से पानी को हर घर में पहुंचाने की व्यवस्था प्राचीन भारतीय ये नगर रचना में थी, और आज हम पाइपलाइन से पानी पहुंचाते हैं। लिमिटेशन एक मुख्य विषय है। पॉपुलेशन एरिया, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे अमेरिका से। पॉपुलेशन और एरिया, प्राचीन नगर रचना में एक विशिष्ट पद्धति का अनुकरण किया जाता था। ये ग्रीन बेल्ट आपने सुना होगा। ये नगर के सीमा को कंट्रोल करने के लिए एक नगर के बाहर, एक पूरे नगर के परिक्रमा में एक ग्रीन बेल्ट बनाया जाता था। तो ग्रीन बेल्ट अर्थात बहुत सारे पेड़ वहां पर लगाएंगे। वो एक राउंड पूरे परिक्रमा करके वहां पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते थे। तो ऐसा समझना था कि वो पेड़ तक ही हम अपने सिटी को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रो करना है तो पेड़ काटने हैं, पेड़ काटना तो मना ही है। तो इसलिए उसके आगे हम इस सिटी को ले नहीं जा सकते। इसलिए ये सिटी लिमिट्स को कंट्रोल करने के लिए एक हरित पट्टिका, एक ग्रीन बेल्ट, ये वास्तुशास्त्र में संकल्पना है, इसको बनाया जाता था। और इसमें कितने लोग होने चाहिए, कितने लोगों के लिए कितने एरिया इत्यादि पर विचार करके ही प्राचीन काल में नगर रचना में प्रवृत्ति होती थी। नेक्स्ट। तो इसका ये देखिए, प्राचीन काल के मेथोडोलॉजी से क्या प्रयोजन है, क्या उसका क्या इसका प्रयोजन है, ये देखिए। डिपेंडेंसी वाज मिनिमम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो प्राचीन काल में मैंने पहले ही कहा कि स्वयं वहां पर स्वावलंबी होता था वो गांव, अर्थात वहां के लोगों को जो चाहिए वो सब वहीं उपलब्ध होता था। आधुनिक ये जो आज का स्मार्ट सिटी का प्लान है, ये मोबिलिटी पर जोर दे रहा है। अर्थात आपको जो चीज चाहिए वो अगर 20 किलोमीटर दूर है तो आपको 20 किलोमीटर हम 3-4 मिनट में पहुंचाने के लिए मेट्रो चलाएंगे। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा था कि वो 20 किलोमीटर में मिलने वाली वस्तु आपको आपके नजदीक में ही मिलती थी, अथवा ऐसी व्यवस्था वो करते थे। उसके कारण अनावश्यक ये वेगवान व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ आधुनिक विज्ञान का, ये भी जरूरी है आज के काल के हिसाब से,
लेकिन मैं प्राचीन कल्पना को यहाँ पर व्याख्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। They were producing their own food, water, energy. They rely on using local material on the natural flow. ये विषय अत्यंत प्रासंगिक अभी हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। उन सबके साथ भी ये विषय कनेक्ट होते हैं। They recommended more open spaces. They used natural solutions. Ideally, they are smaller in size, requiring less. तो आज जैसे जो स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं, एक राज्य में एक या दो स्मार्ट सिटी होती है, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो भारत का है तो वो इस पर फोकस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, वाटर फैसिलिटी टू ऑल। तो इनकी संकल्पना है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात दूर दूर घर रहे अथवा घरों के बीच में स्पेस रहे, ये कल्पना नहीं है। ज्यादा मात्रा में हम भवन का निर्माण करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उसमें एकोमोडेट करें, ये आज की संकल्पना है। उसके बाद स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी, तो मैंने पहले ही कहा कि आपको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाने के स्पीड, तेजी से जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और वाटर फैसिलिटी टू ऑल, इसमें भेद है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक नगर होता है एक जगह में और उस नगर के आजू बाजू में बहुत सारे गांव, और एक 50 या 100 किलोमीटर दूर कोई एक जीवन नदी बहती है, तो उस जीवन नदी से पाइपलाइन के द्वारा पानी को सिटी में ला करके पाइपलाइन से नल के द्वारा घर में पहुंचाया जाता है। ऐसे करने के कारण उस सिटी में कोई भी वाटर रिचार्ज नहीं होता, ग्राउंड वाटर वहां का और नीचे चला जाता है, वहां ग्राउंड वाटर डेवलप होता ही नहीं है क्योंकि मिट्टी में वो पानी मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि उस सिटी में, इसलिए सिटी में तालाब का होना, कुओं का होना और नदी के पास ही कोई भी एक शहर होना अत्यंत आवश्यक इसलिए है ताकि वहां का ग्राउंड वाटर अच्छा रहे। ये ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं होने के कारण हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। हम बहुत 100 किलोमीटर दूर से नदी से हम पानी को ला करके यहाँ लोगों को पानी देने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसका हर बार हमें हर साल में, 2 साल में, 3 साल में इसके विपरीत परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। लो बजट हाउसिंग भी आज के मतलब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, सस्ते घर बनाना इत्यादि, लेकिन प्राचीन वास्तुशास्त्र में इस प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट, ये देखिए, अभी मैंने कुछ स्मार्ट सिटी, आधुनिक शहर एवं प्राचीन भारतीय टाउन प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी आपके साथ चर्चा की। तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आल्सो एंशिएंट टाउन प्लानिंग इज रेलेवेंट। ये स्मार्ट सिटी आने के बाद भी प्राचीन भारतीय हमारा टाउन प्लानिंग है। कभी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान में कुछ विषय है, वो अगर उससे अच्छा अगर आधुनिक विज्ञान में है तो वो आउटडेटेड थोड़ा सा हम उसको कह सकते हैं, अथवा प्रासंगिक नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय ये जो नगर रचना है ये आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि 2020 में भी विश्व में अथवा भारत में बहुत सारे नगर, ये जो महानगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद इत्यादि जो नगर बने हैं, फिर भी अगर आपको कोई कहता है कि आइडियल, आपके भारत में आइडियल सिटीज को आप बताइए, जो साइंटिफिक सिटीज है, जो वास्तुशास्त्र के आधार पर है, तो लोग बताएंगे जयपुर, मदुरई, मैसूर इत्यादि। तो आज भी 2020 में भी आप हमारे पास आधुनिक तंत्रज्ञान से बनाई हुई कोई भी ऐसी विकसित की गई ऐसी सिटी नहीं है जो हम मॉडल के रूप में लोगों को दिखा सके। आज भी स्वच्छ भारत का जो कैंपेन होता है उसमें भी जयपुर है, मैसूर है, यही सिटीज आगे बढ़ रही है, इन्हीं सिटीज को प्रोत्साहन मिल रहा है, यही सिटीज मेथोडोलॉजी के अनुसार काम कर पा रही है क्योंकि इनकी बनावट ही प्राचीन भारतीय वास्तुकला के आधार पर है। ये आधुनिक विज्ञान के आधार पर होता तो ये सिटी कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट,
ये आगे बढ़िए। ये वास्तुशास्त्र, ये सिटीज के लिए हम चतुष्षष्ठी पद की कल्पना करते हैं। चतुष्षष्ठी पदाख्येन पुरम सर्वम प्रकल्पयेत। जैसे गृह वास्तु के लिए हम एकाशीति इत्यादि की कल्पना करते हैं, वैसे नगर निर्माण के लिए सभी वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में उल्लेख है कि चतुष्षष्ठी पद को ही हम नगर वास्तु निर्माण के संदर्भ में हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट। ये नगर में मैंने कहा उपयोग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पुरी, नगर, पट्टण, पुरभेदन, स्थानीय, निगम इत्यादि जो नाम बताए हैं, मैं हर एक का यहाँ पर विश्लेषण अभी नहीं करूंगा। थोड़ा एक पुरी, पुर और पट्टण। पट्टण का उल्लेख ऐसे प्राप्त होता है कि जो बिजनेस का शहर होता है, जहां पर व्यापार होता है ज्यादातर, तो ऐसे शहर को पट्टणम कहा जाता था। और उसके बाद पुर, सामान्य लोगों का निवास एवं ये कोई सांस्कृतिक अथवा एक धार्मिक नगरी होती है, उनको पुरी या पुर इस नाम से संबोधित किया जाता था। तो बाकियों के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट। तो अभी मैंने जैसे कहा कि नगर समुद्र के तट पर हो सकता है, नगर नदी के किनारे पर हो सकता है, नगर मरुभूमि पे हो सकता है, नगर किसी पहाड़ी पर हो सकता है, पहाड़ी इलाके में हो सकता है, नगर एकदम जलीय प्रदेश में हो सकता है। तो हर प्रदेश के अनुसार नगर निर्माण करने के लिए यहाँ पर वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के शेप्स, उसको कहते हैं दंडक, नंद्यावर्त, सर्वतोभद्र, ये वास्तु के प्रकार है। स्वस्तिक, प्रस्तर, पद्मक, कार्मुक इत्यादि जो भेद बताए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम अभी देखेंगे एक एक करके। ये दंडक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकृति में होता है। इट स्ट्रीट्स आर स्ट्रेट एंड क्रॉस ईच अदर एंड राइट एंगल्स, इस प्रकार इसकी बनावट होती है। ये कहीं भी मतलब समतल प्रदेश में वगैरह आप इस प्रकार के वास्तु का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये नंद्यावर्त है। नंदी अर्थ शुभ होता है, शुभ आवर्त इसको कहते हैं। ये स्क्वायर में होता है। तो इसके बारे में मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, आप बाद में पीपीटी आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट। ये नंद्यावर्त का एक मॉडल है। ये मधुरई टेम्पल का प्रीमाइसेस आपको दिखाया जा रहा है। आपको लगेगा कि नगर की चर्चा और यहाँ पर मंदिर को दिखाया जा रहा है। तो प्राचीन बहुत सारे भारत के आप जहाँ जिस नगर में बहुत बड़े मंदिर हैं, वहां अगर जाके देखेंगे, उसके एरियल व्यू आप देखेंगे, तो वहां का मंदिर जो है उस नगर का रेप्लिका होता है। तो उस नगर की शैली जो है, वो शैली आपको उस मंदिर में दिखाई देती है। उसका एक स्मॉल छोटा भाग वो मंदिर है। जैसे मंदिर होता है, जैसे मंदिर का वास्तु होता है, वैसे उस नगर का भी वास्तु आप देख सकते हैं। नेक्स्ट। ये सर्वतोभद्र, सर्वतः भद्र, भद्र अर्थात शुभ होता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ऐसे वैदिक मंत्र है। भद्र अर्थात शुभ। तो सर्वतोभद्र, सभी दिशाओं से भद्र। तो इस प्रकार ये एक वास्तु का प्रकार है। विशेष रूप से मंदिर के निर्माण में एवं कोई धार्मिक शहर के निर्माण में इस प्रकार के वास्तु का उपयोग होता है, सर्वतोभद्र। नेक्स्ट। ये देखिए बृहदीश्वर, तमिलनाडु में ये बृहदीश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये सर्वतोभद्र वास्तु का एक उदाहरण है। नेक्स्ट। इसमें चारों दिशाओं में चारों ओर से द्वार होते हैं इसके। स्वस्तिक, ये स्वस्तिक प्रकार का, स्वस्तिक आपने सुना ही है, इस प्रकार का भी एक वास्तु का प्रकार है। ये महल इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट। ये प्रस्तर एक प्रकार है। नेक्स्ट। ये देखिए पद्मक, कहीं आपको अगर
भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप समतल प्रदेश है, समतल है, फिर भी आप रेक्टेंगुलर अथवा स्क्वायर में आप नगर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं है, कोई पहाड़ है बीच में अथवा सराउंडिंग में पहाड़ है, उसके बीच में अगर नगर बनाना है तो इस प्रकार के आकृति को भी उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये पद्म का इस प्रकार एक किले का डिजाइन यहाँ पर बताया है, तो ये पद्म का कहलाता है। नेक्स्ट, ये देखिए कारमुक, ये साधारणतः समुद्र के तट पर जो नगर होते हैं वो कारमुक आकृति में होते हैं, अथवा नदी के तट में नदी ऐसे घूम करके जा रही होती है, वहां पर नगर का निर्माण करते हैं, तो ये कारमुक आकृति का नगर निर्माण उसको कहते हैं। इस प्रकार इसको बनाना होगा, अर्थात चतुष्षष्टि पद विन्यास करने के लिए ये आउटलाइन यहाँ पर अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक चतुर्मुख एक प्रकार है। मंदिर साधारणतः जैनों के मंदिर ये चतुर्मुख आकृति में बनाए जाते हैं। मैं अभी नेक्स्ट इसके नीचे एक चित्र भी आपको दिखाऊंगा, ये जैन टेम्पल का चित्र है। नेक्स्ट, ये देखिए चतुर्मुख बसदी, ये कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कारकಳ नाम का प्रदेश है, यहाँ पर जैनों का ज्यादा प्रभाव है। ये बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक चतुर्मुख है, ये इसके चारों मुख है, ये चतुर्मुख प्रकार है, तो ये बसदी बनी है। बसदी अर्थात जैनों का मंदिर होता है। तो यहाँ का एरियल व्यू अगर आप देखेंगे, ये कारकला ये शहर जो है ये सेम ये चतुर्मुख बसदी के ही शैली में निर्माण किया गया। तो आप देख सकते एरियल व्यू में देखेंगे तो कारकला पूरा टाउन, ये नारियल के पेड़ यहाँ बहुत है, उसके कारण पूरा वो दिखाई नहीं देता, तो लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है, तो ये पूरा टाउन भी चतुर्मुख आकृति में है और उसका छोटा रेप्लिका ये पहाड़ के ऊपर चतुर्मुख बसदी बनाए गए हैं। अर्थात वो शहर का वो मिनिएचर कहते हैं ना, तो मिनिएचर शायद ऐसे बनाते होंगे पुराने जमाने में। नेक्स्ट, हाँ देखिए इतने सारे शेप्स यहाँ पर बताए गए, उसमें से चतुरस्रम च प्रजा कीर्ति विवर्धनम चतुरस्रम चतुर्वर्ग फलाय पृथिवीयते वृद्धिदम सर्वतो भद्रम नित्यम तद्भद्र शांतिदम चतुरस्रम दिव्यम प्रशस्तम तैः पुरस्कृतम वृद्धिदम सर्वतो भद्रम नित्यम तद्भद्र शांतिदम। इतने जो प्रकार बताए, इनमें से चतुरस्र जो प्रकार है वास्तु का, ऐसे उसमें नगर रचना करना अत्यंत शुभ माना गया है, एवं सर्वतोभद्र प्रकार भी शुभ माना गया है, ऐसे मत्स्य पुराण एवं प्रजावल्लभ अपराजित पृच्छा इत्यादि में वर्णन है, प्रजावल्लभ के अपराजित पृच्छा। हाँ नेक्स्ट, द्वारका एवं अयोध्या उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद राजधानी के बारे में एक उल्लेख प्राप्त होता है सम्रांगण सूत्रधार में, यत्रास्ते नगरे राजा राजधानीम तु तद्विदुः। यत्रास्ते नगरे राजा, जिस नगर में राजा है उसको ही राजधानी कहना चाहिए, ऐसा इसमें एक उल्लेख प्राप्त होता है। वो अभी भी उसका पालन हो रहा है, आज भी भारत में ऐसे ही स्थिति है। वेर इट शुड बी राष्ट्रस्य मध्य भागे, ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रस्य मध्य भागे सज्जन बहुले नदी समीपे च। तो ये राजधानी भी कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में भी ग्रंथों में उल्लेख है, प्राप्त होता है कि राष्ट्रस्य मध्य भागे, जो भी राष्ट्र है उसमें मध्य भाग में ही ये राजधानी होनी चाहिए। सज्जन बहुले, तो जो लोग जहाँ पर ज्यादा है उसमें सज्जन बहुल अर्थात जो अच्छे लोग, अर्थात अच्छे लोग इन द सेंस बुद्धिमान अथवा राज्य शासन में उपयोगी लोग जहाँ ज्यादा होते हैं वैसे क्षेत्र में वो होना चाहिए राजधानी, ऐसा इसका अर्थ लगाना चाहिए। नदी समीपे च, नदी इत्यादि के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेजरमेंट के बारे में देखिए महाभारत में भी एक उल्लेख प्राप्त होता है। मैंने कहा कि मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य सैद्धांतिक भाग है वास्तुशास्त्र का, बाकी सब एप्लीकेशन है। तो ये सैद्धांतिक है, ये सैद्धांतिक नगर इत्यादि जो लैंड सिलेक्शन होने के बाद
देश का चयन होने के बाद उसके प्राकार, राजमार्ग, राजप्रासाद, गोपुर, वीथी इत्यादि का मेजरमेंट अथवा अर्थात ये पूरा नगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ही बनाया जाता था। इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है, इसलिए मैं इस स्लाइड को रखा हूं। वी कैन फाइंड ए रेफरेंस इन महाभारत, नगरम मापयामासुहु, ऐसे एक जगह उल्लेख आता है, मतलब नगर का मापन करते थे, ऐसा इसका अर्थ है। अर्थात महाभारत के समय में भी नगर इत्यादि का मापन होता था, अर्थात गणित शास्त्र तब भी अत्यंत प्रगल्भ था और गणित शास्त्र के आधार पर ही नगर इत्यादि की रचना होती थी, ये इससे हमें सिद्ध होता है। नेक्स्ट, ये महामार्ग के बारे में एक बताया है। हाईवे जो हम कहते हैं ये कैसा होना चाहिए, इसके बारे में शुक्र नीति में एक उल्लेख प्राप्त होता है। कूर्म पृष्ठा मार्ग भूमि कार्या, हमने देखा है रोड, अभी सीमेंट रोड आने के बाद ऐसे समतल बनने लगे हैं, अन्यथा डांबर के रोड होते थे तो वो कूर्म पृष्ठ, कूर्म टॉर्टॉइस, कूर्म के पृष्ठ की तरह ये मार्ग भूमि होनी चाहिए। द सेंटर ऑफ द हाईवे शुड बी अपग्रेडेड एज ए बैकड्रॉप ऑफ कूर्म पृष्ठ भूमि, देयर विल बी नो वाटर कंजर्वेशन अलोंग द वे, तो उसमें पानी वगैरह जमा नहीं होता है, वो ठीक से नीचे चला जाता है। कुरियान मार्गान पार्श्व खातान निर्गमार्थम जलस्य च, तो ये रोड के साइड्स में जल नलिका, वाटर वेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर ड्रेनेज और ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड, दोनों भाग में, मार्ग के दोनों भाग में इस प्रकार के जल नलिका ये होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में उल्लेख इसका प्राप्त होता है। इससे हम, ये इसलिए है कि प्राचीन जो नगर रचना के बारे में शास्त्र में उल्लेख जितने भी प्राप्त हो रहे हैं, ये इसलिए है कि इतने प्राचीन काल में भी आधुनिक काल में जो तंत्रज्ञान का उपयोग हो रहा है, वही तंत्रज्ञान का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है भारत में। भारत तकनीकी दृष्टि से अत्यंत प्रगत था, ये सिद्ध करने के लिए कुछ उल्लेख मैंने यहाँ डाले हैं, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर जो श्रोतागण है वो सब स्वयं वास्तुशास्त्री है अथवा ज्योतिषी है, तो समाज में लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लोग बहुत उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, हमारे शास्त्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस समय हम अपने शास्त्र को ऊपर उठा के रखने के लिए हमें इस प्रकार के उल्लेख बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट, राजमार्ग के बारे में एक उल्लेख है कि द फर्स्ट प्लेस ऑफ द रूट, राजमार्ग अर्थात राजा के जाने का मार्ग नहीं है, ये इसमें शास्त्र में स्पष्ट किया गया है कि राजमार्ग था किंग ऑफ द वेज। जो समारांगण सूत्रधार में बताया है कि एक नगर के 4 भाग होने चाहिए और मध्य भाग में जो मेन हाईवे होगा, राजमार्ग होगा, तो वो हाईवे को हम राजमार्ग कहते हैं, राजा के जाने का मार्ग राजमार्ग नहीं है। इस प्रकार से हमें इसको समझना है। महामार्ग उसको हमें जानना है। चतुरश्री कृते क्षेत्रे प्रागुदीच्यांतमागता राजमार्ग शुभ कार्यो मध्यमम वंशमाश्रितः, हाईवे कंस्ट्रक्शन शुड बी एक्सपांडेड, as the highway expands the sunlight and air circulate smoothly over it. This is explained in the book Vishnu Samhita as पंथानश्च विशुद्ध्यन्ति सोम सूर्यांशु मारुतैहि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उस जमाने में ही बताया गया था कि महामार्ग जो है वो बहुत ही वाइड, बहुत विस्तार उसका होना चाहिए, होना जरूरी है, क्योंकि विशुद्ध्यन्ति उस मार्ग में नैसर्गिक रूप से उसकी शुद्धि हो सकती है। आज जो हम पोल्यूशन इत्यादि जो देख रहे हैं उससे भी हम ये सोल्यूशन ये पा सकते हैं। ये पंथानश्च विशुद्ध्यन्ति सोम सूर्यांशु मारुतैहि, सोम सूर्य, सोम चंद्र, सूर्य अंशु, सोम और सूर्य के अंशु किरण एवं मारुत अर्थात वायु है, तो इत्यादि से मार्गों की शुद्धि नैसर्गिक रीति से ही होती है। नैसर्गिक रीतिया पंचभूतों का बैलेंसिंग हम उसमें कर सकते हैं करके ये उदाहरण इसमें बताया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये नगर रचना के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट, ये सिक्योरिटी
नगर में सिक्योरिटी सिस्टम दो प्रकार से हुआ करती थी, एक नैसर्गिक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नैसर्गिक अर्थात रिवर्स, वाटर, माउंटेन, रॉक, डेजर्ट, फॉरेस्ट इत्यादि। वैराहो, विपुलो, शैलो, वराहो, वृषभोस्तथा ऋषिगिरिस्तात शुभाश्चैत्य पंचमाः एते पंचाः महाशृंगाः पर्वता शीतलद्रुमाः रक्षन्ति वाभि संहत्य संहतांगा गिरिव्रजम। ये सब नैसर्गिक रीत्या इस नगर की रक्षा करने वाले हैं। पर्वत है अथवा कोई पत्थर है, मरुस्थल है, नदी है अथवा जंगल है इत्यादि, नैसर्गिक रीत्या इससे रक्षा मिलती है। इसलिए ऐसे ये जगह, ऐसी जगह देख करके ही नगर की रचना होनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल में परिखा, परिखा, प्राकार इत्यादि बताया गया है। प्राकार इत्यादि आप किले में अथवा एक नगर के बाहर एक बहुत बड़ा प्राकार बनाते हैं, इस प्रकार ये सब आपने तो देखा ही है। तो ये सब आर्टिफिशियल सिक्योरिटी बनाई जाती थी। तो अंततो गत्वा हो गया। नेक्स्ट है क्या? नहीं, धन्यवाद। अंततो गत्वा मुझे यह कहना है कि जो आधुनिक काल में जो स्मार्ट सिटी की संकल्पना है, कुछ विषय प्राचीन काल के लाना संभव नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन काल में उपलब्ध ये जो विज्ञान के कुछ विषय है, इनको भी, इनका भी समावेश हम आधुनिक ये स्मार्ट सिटी में कर सकते हैं। ऐसा करने से हम एक बहुत अच्छे नगर का निर्माण हम भारत में भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज के जो मॉडर्न स्मार्ट सिटी संकल्पना है, एक राज्य में कोई एक सिटी होती है, तो लेकिन स्मार्ट सिटी तब कहलाएगी जब दो स्मार्ट सिटी के बीच में एक स्मार्ट रोड भी हो। तो एक्सेसिबिलिटी, अगर मोबिलिटी नहीं है तो दो बड़े बड़े स्मार्ट सिटी बना करके कोई फायदा नहीं है। तो केवल वो उस नगर के लोगों के लिए वो स्मार्ट सिटी नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में वो उस सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है जो आम आदमी के लिए चाहिए, तो वहां पहुंचने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए दो स्मार्ट सिटी के बीच में स्मार्ट रोड, ये भी संकल्पना होना जरूरी है। ये सब प्राचीन ये मेथोडोलॉजी में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन इसका प्राप्त होता है। उसको आपके सामने लाने का मैंने थोड़ा सा ये अल्प प्रयास किया है। मुझे यहाँ पर व्याख्यान देने के लिए जो निमंत्रण दिया है उमरीकर जी ने, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरोरेव में नहीं, यदत्र असौष्ठवम किंचित तद ममेव गुरोर नहीं। इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। दोष हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। धन्यवाद मराठे सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आपके विषय को व्याख्यान के मालिके की तरफ से श्रोताओं के सामने रखा है, जिसमें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही लुभावना एक वाक्य कहा कि दिशाहीन व्यक्ति सफलता पा नहीं सकता। बहुत ही सुंदर आपने बताया। तो उसी प्रकार से आपने यह भी बताया कि जो गांधी जी भी यही कह रहे थे, जो 15 अगस्त है, जो उनकी याद आनी है आज, तो उन्होंने कहा कि जितने भी छोटे छोटे खेत या ग्राम है उनको आत्मनिर्भर करना चाहिए, जो हमारे वास्तुशास्त्र में ही लिखा हुआ है। आपने, हम वास्तुशास्त्र या वास्तुशास्त्र के जानकारों के लिए बहुत ही एक एंशिएंट वास्तु है, उसकी बहुत सी चीजें हम आज की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके पे, प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को रख सकते हैं। मैं जितने भी यहाँ पे श्रोते हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस विषय पर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। कुछ सवाल रहेंगे तो कृपया आप बताइए। मराठे सर उनका आपको जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस विषय को लेकर थोड़ा सा अध्ययन करें, तो इसमें और रिसर्च होना जरूरी है, क्योंकि ये विषय अत्यंत प्रासंगिक है और देश के लिए इस विषय की जरूरत है सर। यस सर, मैं भी मानता हूँ कि आपने ये विषय अभी हमारे जहन में डाल दिया है, क्योंकि मैं एक समझता हूँ कि लास्ट 20-25 ईयर्स में जो एक चेतना जागृति हुई है वास्तु के बारे में, वो 81 पद है, 81 डिविजन्स वाला,
लेकिन अभी सुनते सुनते मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि चतुष्षष्टि पद में से ही एकादशी पद निकला है। हाँ पहले चतुष्षष्टि पद जो है वो इम्पोर्टेंट है। टाउन प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। टाउन प्लानिंग में अगर गलती होती है तो हम लोग देखते हैं ना, विदिशा वास्तु मिलती है। यस रोड सर, रोड अगर सीधे नहीं हुए हैं तो वास्तु विदिशा मिलती, प्लॉट विदिशा मिलता है, और विदिशा प्लॉट मिलने से आगे सब विदिशा के अनुसार ही जाना होता है। तो सही। ये टाउन प्लानिंग में, नगर रचना में एक जागृति करने का एक मौका है, और हम लोग ये करेंगे। जैसे वास्तु को चेतना दिया है, वास्तु को जागरूक किया है, वैसे टाउन प्लानिंग को, चतुष्षष्टि पद को या नगर रचना को भी हम जागरूक करेंगे। यस सर। नमस्कार सर, मैं शुभांगी कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ दिनकर सर से कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, बट एज अ वास्तु कंसल्टेंट आई हैव एन दिस एक्सपीरियंस। मतलब आपने जो भी अभी पीडीएफ में बताया है वो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है। आई वाज लास्ट टू लास्ट ईयर आई वाज इन यूरोप विथ वेरी स्मॉल कंट्री ऑस्ट्रिया। देयर आई फाउंड कि वहां पे जो रोड मैनेजमेंट है, वहां का रोड पे जो भी पानी गिरता है, जैसे अभी आपने कहा कि जो भी पानी गिरता है, उन्होंने उस रोड का पानी का मैनेजमेंट इस तरह से किया है कि उस पानी का एक बूंद भी बाजू का जो खेत होता है, मतलब खेत जो अपन म्हणतो त्याला की जो बाजू का जो खेत है उसमें भी चला नहीं जाता है, और वो पूरा एक एक बूंद पानी उनकी जो नहर है या नदी है, छोटे छोटे तालाब है, उनको जाके अटैच होता है। इतना माइन्यूटली उन्होंने वर्क करके इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि उस देश में, बहुत छोटा देश है वो ऑस्ट्रिया, उस देश में बाहर से उनको कुछ भी लाना नहीं पड़ता, और वो वहां के आजू बाजू के कंट्री में बहुत कुछ फूड सप्लाई करते हैं। दैट वाज देयर वेरी एक्साइटिंग पॉइंट व्हिच आई फाइंड। तो मुझे लगा कि आपने जो ये सब्जेक्ट रखा है उसका एक उदाहरण के तौर पे मुझे बताना चाहिए। तो इट इज वेरी फैंटास्टिक टू नो। हाँ, ऐसी अगर प्रेरणा लेनी चाहिए और इसमें काम आगे करना है। मैं इसमें सर्वे सर्वा नहीं हूँ। आप सब लोग सहयोग करेंगे तो इसमें इस कुछ प्रगति हो पाएगी मैडम। बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल। और उमरीकर जी, हाँ हाँ बोलिए। नहीं, करेंगे सर, इसमें भी जागृति सॉरी, करेंगे। मैंने ये सब्जेक्ट दूसरा हमारा इसलिए मिशन है। रखा, मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए रखा सर, क्योंकि क्या होता है, हमारी संस्कृति, हमारा ये शास्त्र, ये वहां के लोग उठा के इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एंड वेर वी फाउंड आवर रोड्स दे आर पैथेटिक्स। मतलब हमें बेसिक रोड्स की भी संकल्पना नहीं आती है, और ये हमारे जितने भी अभी सहयोगी है उन सबको पता हो सकना चाहिए कि ऐसा एक्चुअल में होता है। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट रखा सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये उमरीकर सर जो है, इनका भी वास्तु के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है, महाराष्ट्र में भी। तो इसलिए उमरीकर सर सोचेंगे तो इसमें हम बहुत करेंगे, कुछ इसमें आगे काम कर सकते हैं। बड़ी जागृति लाएंगे। और सभी स्मार्ट सिटी अभी डेवलप हो रही है, अभी एक मौका है। हाँ, अभी हम बताएंगे तो हाँ, अभी हम बताएंगे। इसके ऊपर एक अच्छा चर्चा सत्र लेते हैं। स्मार्ट सिटी जहाँ पर है वो सिटी में जाके हम लोग लेंगे, और वहाँ के आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सब जो लोग है वास्तु के काम करने वाले, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो ये जरूर होगा, बहुत समय नहीं लगेगा, एक ही साल में करते हैं, इसी साल करते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जो हम, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। नमस्ते। सर, जो हम्पी का जो नगर रचना है उसमें भी बिल्कुल विदिशा वास्तु नहीं है, वो भी बहुत 0 डिग्री पे आई हुई है। हम्पी जो है कर्नाटक पुरातन, हाँ, सर ने बताया ना, बहुत सारे नगर ऐसे हैं कि जो हम उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनकी नगर रचना का आगे स्मार्ट सिटी में नियोजन करने में यूज कर सकते हैं। जी जी सर। जी सर नमस्कार। मैं कुछ कहना चाहता हूं सर कि हमें सर ये विदिशा वास्तु को अगर बेसिक रूप से निकालना होगा तो टाउन प्लानर जो डिपार्टमेंट है वहां से शुरुआत करनी होगी। तो हर स्टेट का जो टाउन प्लानर डिपार्टमेंट है वो वहां से शुरू करेंगे तो फिर हमारा प्रयास जो जरूर सक्सेस होगा सर। बिल्कुल, विदिशा तो सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष विदिशा है, और उसके बारे में ज्यादा लिखा भी नहीं है। जी, नहीं, इतना बड़ा दोष, महादोष ही है। एक जगह पे अभी पढ़ने में आया है, दिग्मुड़े कुलनाशस्य ह्यात, उससे कुलनाशी लिखा है, द्रव्य हानिश्च जायते। अगर दिग्मूढ़ होगा
अगर आपका दिशा जो है कॉर्नर में चले जाती है तो कुल हानि और द्रव्य नाश, तो ये एकदम मेजर फॉल्ट है, और ये होता है टाउन प्लानिंग की गलती की वजह से। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर कि बेसिकली हम टाउन प्लानर के डिपार्टमेंट को ये बेसिक बनाए और उनको ही इंस्पायर करें। हम जागृति करेंगे सर। जी सर, गवर्नमेंट सरकार जो है, जो अधिकारी लोग है वो उनकी नजर में लाएंगे। जी सर, थैंक यू। हो सकता है, क्यों नहीं होगा। सर और एक बात कहना चाहूंगी, आई एम रिलेटेड टू विद माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियस बिजनेस, आई एम रिलेटेड टू विद बीएमसी इन मुंबई, बीएमसी डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट. So how my question is to Dinkar sir, how we can present them, or how to convince them, how to feel them that this is necessary to adopt in basically at least Mumbai city or newly constructed road. So how to do that? Can you please guide on this? We have to study more, madam. We have to prepare. We have to prepare good proposals. Actually, we are lacking in that. We are bad in preparing proposals. We have to prepare a very good scientific proposal, then they will definitely accept. एक काम कर सकते हैं आप, अगर बीएमसी में अगर ये कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप हो सकता है तो हम सब एक्सपर्ट्स वहां जाके उनको एक्सप्लेन करेंगे, जो भी इंजीनियर्स वगैरह जो है उनको एक बताएंगे कि एंशिएंट साइंस क्या है, नगर रचना के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फिर वो जो possible. I have many engineers. Yes. I personally know many engineers in BMC wards and different wards department. With that, I have that Austria, as I said, I have Europe, Austria, all photographs with me, which is मतलब जो मुझे लगा, मैंने फोटोज लिए थे, तो क्या हम उस फोटोज को लेके कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं? Let work first on this and then we can approach to them. Is it workable? Yes, why not? कर सकते हैं ना, एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, मॉडल तैयार करेंगे। और देखो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और सब लोग स्मार्ट सिटी कुछ मॉडल लेके आते हैं तो सुनने ही वाले हैं, समझने ही वाले हैं। हो सकता है करेंगे हम, उसके ऊपर चर्चा करते हैं अलग से। वीरेंद्र पाटिल। हाँ, थैंक यू बोलो सर। थैंक यू सो मच। Sir, myself also as an assistant executive engineer SIDCO. SIDCO itself is a town planner अथॉरिटी है, तो हम लोग ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का अभी जो नैना सिटी जो नया डेवलप होने वाला है, तो हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से, यानी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और हम लोग ये जो न्यू सिटीज डेवलप हो रहे उसमें हम लोग जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कुछ प्रेजेंटेशन दे के या हम लोग एक अच्छा सा स्टडी और अच्छा सा करके, यानी दिनकर सर ने इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंट किया इसको कि ये बहुत फायदेमंद चीज है। शुरुआत किया और यहाँ पर आप 5 लोग तैयार हो गए, देखो ऐसे बढ़ जाएगा और बिल्कुल जागृति आएगी। मैं मंच की तरफ से वही कहना चाहता था। वैसे पर और स्टडी करके एक कहते हैं ना कि एक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम जितनी भी सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है या जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर हम हमारा कहना मनवा सकते हैं उनको, और जितने भी हमारे विद्यार्थीगण है जो इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो वहाँ हमारे लिए कुछ प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पे इस टॉपिक को हम डिस्कस करके इन मान्यताओं के साथ हम उनको बता सकते हैं। Yes. मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ पूरी मंच की तरफ से दिनकर सर आपका। थैंक यू। किसी का अगर कोई और सवाल रहेंगे तो पूछिए। एक सवाल सर, आई एम सॉरी, आई हैव वन क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चंस टू विजय इंगड़े सर, कि जैसे कल उन्होंने कहा था कि हर इंसान की एक कुंडली होती विच इफेक्ट मूड ऑन वास्तु एज वेल एज हर पर्सनालिटी और हिज पर्सनालिटी। तो इंगड़े सर से एक सवाल है, क्या ऐसे ही किसी राज्य की या किसी शहर की भी कुंडली होती है, या उसके ऊपर हम भी काम कर सकते हैं? सर इंगड़े सर, इंग्लिश सर शायद नहीं है आज। हाँ, नहीं है सर, उनका माइक अनम्यूट करिए सर, आप अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करें विजय सर। ठीक है, तो क्या है वो हो सकता है, उसके लिए मेदनीय ज्योतिष एक प्रकार है। मेदनीय ज्योतिष में राष्ट्र की कुंडली होती है, शहर की कुंडली होती है और राज्य की कुंडली हो सकती है। तो सर आएंगे तो हम सर अभी आएंगे शायद, वो इंग्लिश सर सुन रहे होंगे तो मेरा नमस्कार इंग्लिश सर को।
फिर